जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच भारत की यात्रा की, जिसमें 6 प्रमुख समझौतों पर दोनों देशों ने साइन किए। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जापान भारत के और ज्यादा निकट आता जा रहा है? वहां के अधिकारियों का भी मानना है कि जापानी कंपनियों के लिए भारत बहुत अच्छा निवेश का स्थान है। चीन की बढ़ती नेवल शक्ति से निपटने के लिए जापान ने भारत का सहयोग करने का वादा किया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर रेडियो नेवल एंटीना बनाएंगे। 2025 में भारत और जापान के बीच परस्पर व्यापार भी 27 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है और दोनों देशों के बीच जो सबसे बड़ा समझौता हुआ है उसके तहत जापान आगामी 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश भारत में करेगा। इसी के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री तकाइची ने खरखोदा में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। हम भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना को ही अगर देखें, ये 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान भारत को उधार के रूप में दे रहा है और इतना सस्ता। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत और जापान के बीच बढ़ते रिश्तों पर चर्चा करेंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच भारत की यात्रा की। वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और उनकी ये पहली भारत यात्रा भी है। पिछले साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए थे और तब से ही उनके और तकाइची के बीच काफी अच्छे संबंध पनप गए थे। दोनों के बीच अच्छे संबंधों का खुलासा इसी बात से होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन्हें छोटी बहन कहकर पुकारा और तकाइची ने भी कहा कि वो भी उन्हें बड़े भाई की तरह ही मानते हैं और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि दोनों देशों के संबंध भाई बहन के रिश्ते के आधार पर ही विकसित किए जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जापान भारत के और ज्यादा निकट आता जा रहा है और भारत और जापान के बीच बहुत गहरे संबंध बनते जा रहे हैं? थोड़ा इतिहास में पीछे जाने पर हम देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एशिया में जापान ही एक अकेला देश था जो यूरोप के देशों को टक्कर देता था। हम जानते हैं कि जापान ने कितनी तेजी से प्रोग्रेस की थी। उसने अपना तेजी से औद्योगिकरण किया था तथा देश को तरक्की की राह पर मोड़ दिया था तथा एक मजबूत सेना, एशिया की सबसे मजबूत सेना का निर्माण उसने किया था। इसी वजह से 1905 में उसने यूरोप की सबसे बड़ी ताकत रूस को हरा दिया था। पूरे एशिया में एक विश्वास की नई लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उस समय तक यूरोप एशिया के सभी देशों से बहुत ऊपर माना जाता था और एशिया के बहुत सारे देश यूरोप के देशों के उपनिवेश बने हुए थे। जापान यही नहीं रुका, लगातार आगे बढ़ता गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो उसने अमेरिका तक को पस्त कर दिया था। अगर अमेरिका जापान पर परमाणु बम से हमला न करता तो अमेरिका के लिए जापान को हराना असंभव हो जाता तथा द्वितीय विश्व युद्ध का रुकना भी लगभग असंभव हो जाता। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान अमेरिका के प्रभाव में आ गया तथा उसने सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका का दामन थाम लिया। सैनिक पहचान जो उसकी पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त बनी हुई थी, उसके बाद लगातार वो घटती गई और उसने अपनी फोर्स का नाम भी सेल्फ डिफेंस फोर्स से रख लिया। लेकिन एक फायदा हुआ जापान को अमेरिका के गुट में रहने से कि जापान नित नई तरक्की करता गया, तकनीकी और विकास के नए पायदानों पर चढ़ता गया और दुनिया की बहुत मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में वो शामिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में चीन ने एशिया के कई देशों में काफ़ी अत्याचार किए थे। काफ़ी आक्रामक तरीके से कई देशों पर उन्होंने कब्जा भी किया था। चीन में भी काफ़ी आक्रामकता की थी तथा कुछ अत्याचार भी उसने किए थे। देखा जाए तो जापान ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनको उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था और चीन में तथा कई एशियाई देशों में उन चीज़ों को अभी तक भूला नहीं गया है। जापान तो लगातार रक्षात्मक होता चला गया। वहाँ के लोग भी अहिंसा, सहयोग और उदारवाद को अपनाते गए। एक तरह से वो गांधीवादी मॉडल की तरफ बढ़ गए। यूरोप के देश भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत हद तक उदारवादी रवैये को अपना लिए। जापान और ज्यादा उदार हो गया। इसका फायदा चीन ने उठाया। चीन लगातार तरक्की करता गया और अमेरिका से जब उसके संबंध सुधर गए, उसने पूंजीवादी मॉडल को अपना लिया तो वो तरक्की की नई राह पर भी बढ़ गया। जापान की कंपनियों ने भी पश्चिमी कंपनियों की तरह चीन में बहुत ज्यादा निवेश किया और चीन एकाएक विकसित होता चला गया। लेकिन चीन अपनी दुश्मनी को कभी नहीं भूला। उसने जापान पर उल्टे सीधे कमेंट करना हमेशा जारी रखा। यही नहीं, जापान को घेरने के लिए उसने उत्तर कोरिया को अपने प्यादे के रूप में खड़ा किया और उसने उत्तर कोरिया को परमाणु बम से लैस भी कर दिया। ये छोटा पिद्दी जैसा नॉर्थ कोरिया देश जापान जैसे ताकतवर देश को आए दिन धमकी देता रहता है। नॉर्थ कोरिया का शासक आए दिन जापान पर परमाणु हमले की धमकी देता रहता।
जापान के लोग सीधे हो गए हैं, जापान सुधर गया है, वो अहिंसा की नीति पे चल रहा है, वो हमले करने की बात से बचता रहा है, उसने संविधान में भी ऐसा संशोधन कर दिया कि वो किसी पर हमला नहीं करेगा। तब उत्तर कोरिया इसका लाभ उठाता है। चीन अपनी दबी कुंठाओं को बाहर निकालता है और उत्तर कोरिया के माध्यम से जापान का लगातार अपमान करता आ रहा है। अब आप सोचिए, जिस देश ने 1905 में रूस जैसी शक्तिशाली सेना को हरा दिया तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जैसे देश को नाको चने चौवा दिए, अब उस देश को उत्तर कोरिया जैसा छोटा देश धमकी देता है। जापान की नई प्रधानमंत्री ने इन चीजों को समझा है, उन्होंने सेना को मजबूत करने का वादा किया है तथा वो संविधान में भी संशोधन करने जा रही हैं। उन्होंने चीन के प्रति भी कुछ आक्रामक रवैया अपनाया है। उनके समय में चीन जापान के संबंध पहले के मुकाबले काफी खराब हुए हैं। उन्होंने ताइवान को लेकर भी पहले से कठोर रवैया अपनाया है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान की हर संभव सहायता करने का भी वादा उन्होंने किया है। चीन इससे चिढ़ा हुआ है। उधर भारत को भी देखें तो चीन भारत को भी लगातार परेशान करता आ रहा है। 1962 के सभी जानते हैं, जिसमें भारत ने अपना बहुत बड़ा भाग चीन के हाथों गंवा दिया था। उसके बाद भी वो लगातार पाकिस्तान को सह देता आया है तथा भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया को तो उसने परमाणु बम से लैस किया ही, पाकिस्तान को भी उसने परमाणु बम से लैस होने में काफी मदद की। जैसे वो जापान को उधर परेशान कर रहा है, वैसे ही वो भारत को भी पाकिस्तान के माध्यम से हमेशा परेशान करता आ रहा है। अब तो वो बांग्लादेश को भी अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है तथा वहां भी BRI के माध्यम से कनेक्शन जोड़ने की बात कर रहा है। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री तकाइची के बीच समझौते की बात चल रही थी, उसी समय चीन भी भड़क गया। उसका ऐसा बयान सामने आया जिससे लग रहा था कि उसको भारत और जापान के विकसित होते संबंधों से मिर्ची लग रही थी। उसका कहना था कि एशिया में शांति के लिए किसी भी देश को या दूसरे देशों को छोटे छोटे गुट बनाने से बाज आना चाहिए। हमें एशिया की शांति पर ध्यान देना चाहिए। सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एशिया में शांति का विरोधी है या शांति के लिए खतरा है तो वो चीन है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में, जिसमें प्रत्येक देश अब कहीं ना कहीं बहुत सारी असुरक्षाओं से भर गया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कारनामों के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन भी बिगड़ती चली गई है तथा और भी बहुत सारे अविश्वास परस्पर देशों के बीच पनप गए हैं। ऐसे में भारत और जापान का रिश्ता बेहद अलग डायमेंशन लिए हुए है। दोनों के बीच विश्वास का ये माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही एक और अच्छी बात है, जापानी प्रधानमंत्री जिस नारा प्रांत से आती हैं वो जापान में बौद्ध विरासत का गढ़ है, भारत भी बौद्ध विरासत का गढ़ रहा है, तो दोनों के बीच एक और नाता ये जुड़ जाता है। चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से बहुत सारी पश्चिमी कंपनियां तथा जापानी कंपनियां चीन से अपना कारोबार को समेटने की कोशिश कर रही हैं। एक और वजह है, चीन काफी विकसित हो चुका है, वहाँ की कंपनियां पश्चिमी कंपनियों तथा जापानी कंपनियों को टक्कर देने लगी हैं। साथ ही बढ़ते विकास तथा वहाँ के लोगों की आय बढ़ने के कारण वहाँ श्रम भी कुछ महंगा हो गया है और चीन की वार्षिक वृद्धि दर भी अब घट रही है। ऐसे में जापानी कंपनियां पश्चिमी कंपनियों की तरह एशिया के दूसरे बाजारों की तरफ रुख कर रही हैं। जापान की कंपनियां दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा भारत की तरफ बहुत आशा की नज़र से देख रही हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने जापानी कंपनियों के लिए भारत को सबसे अच्छा विदेशी गंतव्य कहा है निवेश के लिए। वहां के अधिकारियों का भी मानना है कि जापानी कंपनियों के लिए भारत बहुत अच्छा निवेश का स्थान है। इस समय जापान की लगभग 1400 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और अधिकतर मुनाफा कमा रही हैं। भारत की वार्षिक वृद्धि दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां पर बढ़ता हुआ युवा कार्यबल है, वहां पर बढ़ते ऋण की मांग है, लोगों की आय बढ़ रही है तथा भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से विस्तार कर रही है। ऐसे में जापानी कंपनियां धीरे धीरे भारत की तरफ अपने निवेश को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दशक में लगातार जापानी निवेश में वृद्धि हुई है। 2025 में भारत और जापान के बीच परस्पर व्यापार भी $27 बिलियन के आसपास रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है। जापानी बैंक भी भारतीय बैंकिंग सेवाओं तथा गैर बैंकिंग सेवाओं में बड़ा निवेश कर रहे हैं, जिससे कि जापानी कंपनियों को और ज्यादा लाभ मिलने वाला है। हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा की थी तो उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल बदला बदला नजर आया था। वो एकदम से चुप से हो गए थे, सहम से गए थे चीनी राष्ट्रपति के सामने और उन्होंने G2 यानी कि अमेरिका और चीन को मिलाकर G2 नामक एक संगठन बनाने की भी संकेत
दिए थे। और ताइवान के मामले में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो वहां पर भी वे एकदम चुप्पी साध गए थे। ऐसे में एशिया के जो देश हैं जो अमेरिका पे अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर थे, खासकर जापान, दक्षिण कोरिया या दूसरे देश, उनमें असुरक्षा की भावना अमेरिका को लेकर पनपी है। उन्हें लग रहा है कि चीन की आक्रामकता की वजह से या किसी और वजह से अगर उन्हें अमेरिका की आवश्यकता अपनी रक्षा के लिए पड़ेगी तो पता नहीं अमेरिका उनकी सहायता के लिए आएगा या नहीं। इसलिए जापान की जो सोच है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। खासकर अमेरिका द्वारा जब ईरान पर आक्रमण किया गया तो उसके बाद इन चीज़ों में और ज़्यादा बदलाव आया है। अमेरिका की हेजेमनी भी घटी है, इसलिए भी जापान अब अमेरिका के दबाव से थोड़ा उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों की वजह से क्वाड जो संगठन बनाया था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत शामिल थे तथा चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए ये संगठन बनाया गया था, वो भी एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। अमेरिका ने पिछले दिनों उसकी जो इंडो पैसिफिक कमान है उसमें से इंडो शब्द भी हटा दिया था। इससे भी कहीं ना कहीं भारत में नाराजगी है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इसीलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे अपनी बातचीत में काफी ध्यान दिया है। दोनों देशों का स्पष्ट मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सभी के लिए मुक्त रूप से उपयोग करने के लिए खुला रहना चाहिए। इस संदर्भ में जापान की फ्री ओपन इंडो पैसिफिक नीति तथा भारत की महासागर नीति एक जैसी दिखाई पड़ती है। उनके हित आपस में मिलते हैं। चीन की बढ़ती नेवल शक्ति से निपटने के लिए जापान ने भारत का सहयोग करने का वादा किया है तथा इस संबंध में दोनों देशों ने प्रथम बार रक्षा सहयोग विकास परियोजना शुरू की है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर रेडियो नेवल एंटीना बनाएंगे, जिसकी सहायता से इनके युद्धपोत रडार की पकड़ में नहीं आएंगे और नेवल शक्ति एकाएक मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा जापान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी तक औद्योगिक श्रृंखलाओं के माध्यम से भी जोड़ेगा। ये भारत और जापान का 16वां शिखर सम्मेलन था। इसमें 6 प्रमुख समझौतों पर दोनों देशों ने साइन किए। पहला नौसेना को लेकर था, जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, नेवल रेडियो एंटीना बनाए के संदर्भ में। दूसरा एआई के संदर्भ में था। दोनों देशों का मानना है कि एआई के संदर्भ में दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जिससे कि सभी देशों के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। पिछले बार डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों तथा चीन की धमकियों की वजह से जो वैश्विक चेन सप्लाई थी सामानों की, उसमें जो व्यवधान पैदा हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने भविष्य में मिलकर काम करने का भी वादा किया है तथा इस संदर्भ में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों तथा जरूरी सामान की सप्लाई को बाधित होने से बचाने के लिए भी आगे काम करने का वादा किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलकर काम करने का वादा किया है। एक अन्य समझौते के तहत भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद को बनाने के कारखाने जापान की सहायता से लगाए जाएंगे। और दोनों देशों के बीच जो सबसे बड़ा समझौता हुआ है उसके तहत जापान आगामी 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश भारत में करेगा। सभी जानते हैं जापानी कारें भारत में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। सुजुकी तो भारत में बहुत प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है। सुजुकी साल भर में 30 लाख कारें बनाती है, जिनमें से 20 लाख कारें केवल भारत में ही बनाई जाती हैं और भारत से जापान की इस कार का लगभग 100 देशों में निर्यात भी किया जाता है। इसी के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री तकाइची ने खरखोदा में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जापान न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, बल्कि उसकी सुरक्षा चिंताओं में भी बराबर का साझेदार बन रहा है। हम भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना को ही अगर देखें, मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली ये बुलेट ट्रेन 2030 तक चलने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 2029 तक ये पटरी पर दौड़ने लगेगी। ये 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान भारत को उधार के रूप में दे रहा है और इतना सस्ता और तथा इतनी लंबी अवधि का ये ऋण दे रहा है कि जिसमें 50 साल में भारत को ये चुकाना है और 0.1% इंटरेस्ट रेट पे ये ऋण उसने भारत को दिया है। यही नहीं, बुलेट ट्रेन की जो शिनकानसेन तकनीक है वो भी भारत को दे रहा है। तो जापान भारत का बहुत गहरा मित्र हमेशा से रहा है और आगे आशा करते हैं ये दोस्ती और बढ़ती जाएगी और दोनों देश मिलकर अपना तथा अपने लोगों का विकास कर सकेंगे तथा उनकी सुरक्षा जरूरतें भी परस्पर मिलकर पूरी होती रहेंगी तथा चीन की जो चुनौती एशिया के और देशों को भी है उसको भी ये रोक पाने में दोनों देश मिलकर सफल रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा बेहद सफल रही तथा दोनों देशों के लिए बेहद फलदायी भी रही। चीन का चिढ़ना ये बताता है कि दोनों देश अपने काम में सफल रहे। धन्यवाद।